नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज का हमारा राजस्थान जीके में टॉपिक है राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। तो इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरएएस से लेकर और भी जो 4th क्लास लेवल तक के एग्जाम होते हैं, सभी में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को। तो इस चैप्टर के कई वीडियो बन सकते हैं, इस वजह से धैर्यपूर्वक आप इनको पढ़ते रहें। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खुद को करनी है। मैं लास्ट में करवाऊंगा एक बार जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, इस वजह से आप जो है लगातार तैयारी करते रहें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। हर चैप्टर की वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, विश्व के कुल सतही जल का 1% हिस्सा जो है केवल भारत में है। विश्व में जो जल है, भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है, सतही जल, उस सतही जल का 1% हिस्सा केवल भारत में है। और भारत का कुल जो सतही जल है उसका 1.16% राजस्थान है। विश्व का तो है भारत में 1%, और भारत में जो है जो टोटल सतही जल है उसका भी 1%, 1.16% राजस्थान में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व के कुल सतही जल का भारत में कितने परसेंट है, 1%, और भारत के कुल सतही जल 1% का राजस्थान में कितना है, इसका भी 1.16% राजस्थान में। ठीक है, तो इसको 100 मान कर ही हमने परसेंटेज निकाली है, 1.16। तो राजस्थान में जो है 1.16% है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की उपलब्धता वाला जो जिला है वो है गंगानगर जिला। तो सर्वाधिक सिंचाई की जो उपलब्धता है जहाँ पर, वो है गंगानगर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है गंगानगर में। तो यहाँ पर जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाली उपलब्धता वाला जो जिला है वो है चूरू। तो यहाँ पर चूरू में सबसे कम सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है और सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है गंगानगर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गंगानगर में बहुत सारी जो है वहाँ से नहरें निकल रही हैं, इस वजह से वहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, जबकि चूरू में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आप आगे देखोगे, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में जो टोटल कृषि की जाती है उसके केवल 30% भाग पर ही सिंचाई होती है। टोटल जो कृषि की जा रही है जितने क्षेत्रफल पर, उसकी केवल 30% भाग पर ही जो है वहाँ पर पानी दिया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है। आगे आप देखोगे, राजस्थान के पूर्वी भागों में कुएं, नलकूप और उत्तरी भागों में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। दक्षिणी भागों की मैं बात करता हूँ तो दक्षिणी भागों में जो है तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी भागों में कुएं और नलकूपों से जो है सिंचाई क्यों की जा रही है, क्योंकि पानी का लेवल जो है पूर्वी राजस्थान में सबसे जो है ऊंचा है। तो पानी बहुत ज़्यादा ऊंचा होने के कारण वहाँ पर कुएं खोदने से जो है 8-10 फुट के आसपास ही कुएं खोदने पर वहाँ पर पानी निकल आता है। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में कुएं और नलकूप जो होते हैं, हैंडपम्प वगैरह जो है ये लगा लिए जाते हैं वहाँ पर। और जो है वहाँ पर नलकूप और कुएं, हैंडपम्प वहाँ पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी का जो है स्तर बहुत ही ऊंचा है। इस वजह से वहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह इनसे जो है पानी की सिंचाई के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि उत्तरी राजस्थान में नहरें बहुत ज़्यादा हैं, तो नहरों के माध्यम से वहाँ पर सिंचाई की जाती है। जबकि राजस्थान के दक्षिणी भागों में जो है तालाब ज़्यादा हैं। तालाब क्यों हैं? क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है पथरीली है, इस वजह से वहाँ पर कुएँ वगैरह खोदना मुश्किल है, तो वहाँ पर तालाब ही बना लेते हैं। जो है खेतों में से थोड़ा थोड़ा खोद के उसको तालाब नुमा बना लिया जाता है और वहाँ पर पानी जो है उसमें भर दिया जाता है। तो तालाबों से ही जो है वहाँ पर सिंचाई होती है। तालाबों से जो है बरसात का पानी तालाबों में भर जाता है, तो उनसे फिर सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में कुएं और नलकूप है, उत्तरी भाग में नहर ज़्यादा है, और दक्षिण राजस्थान में जो है तालाबों से सिंचाई होती है। राजस्थान में सिंचाई के लिए कुछ 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो सिंचाई के लिए 3 साधन हैं, कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया। पूर्वी राजस्थान में कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई का जो प्रतिशत है 67.3% राजस्थान में किससे की जाती है, कुएं और नलकूपों से, अर्थात कुएं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जा रही है। दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा, नहरों लिख रहा है यहाँ पर, ये नहरों हैं, नहरों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत 30.50% है। 30.5% के आसपास जो है ये नहरों से सिंचाई की जा रही है। और
और अन्य साधनों से जो सिंचाई की जा रही है वो केवल 2.36% है। तो सबसे ज़्यादा तो कुएं नलकूपों से सिंचाई कर रहे हैं, केवल जो है 67.13% जो है कुएं नलकूपों से सिंचाई हो रही है, और नहरों से केवल 30.51% और तालाब और अन्य साधनों से 2.36%। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएं और नलकूपों से की जाती है। अब हम सबसे पहले परियोजना की बात करते हैं जिसका नाम है गंग नहर सिंचाई परियोजना। तो ये गंग नहर सिंचाई परियोजना की हम बात करेंगे। ये गंग नहर सिंचाई परियोजना आप देखोगे यहाँ पर, गंग नहर सिंचाई परियोजना जो है गंग नहर, यह राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की फर्स्ट सिंचाई परियोजना कौन सी है? ये गंग नहर है। अब इसका नाम गंग नहर क्यों रखा गया? क्योंकि इसका निर्माण जो करवाया गया था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने नाम पर। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? गंग नहर सिंचाई परियोजना रख दिया गया। और 5 दिसंबर 1925 को गंग नहर की नींव रखी गई थी। 5 दिसंबर को इसकी नींव रखी गई 1925 में। और 26 अक्टूबर 1927 को भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका गंग नहर का जो है उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के लिए लॉर्ड इरविन को बुलाया गया था। 26 अक्टूबर 1927 को उसने उद्घाटन किया था और 5 दिसंबर को ये गंग नहर जो है इसकी नींव रखी गई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बनना स्टार्ट कर दिया गया इसका 1925 में और 1927 में जाकर के 2 साल में कंप्लीट हो गई पूर्ण रूप से, और लॉर्ड इरविन को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। गंग नहर नाम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर रखा गया था। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना मानी जाती है। गंग नहर जो है पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिला है। पंजाब में भी फिरोजपुर है, हरियाणा में भी एक फिरोजपुर जो है जिला तो नहीं है लेकिन जिला बनने वाला है। ठीक है, ये फिरोजपुर हरियाणा में भी है लेकिन ये फिरोजपुर नूह जिले में आता है, हरियाणा के नूह जिले में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पंजाब के जो फिरोजपुर है उसकी। तो गंग नहर जो है पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला गांव के निकट जो है ये सतलज नदी से निकाली गई थी। तो फिरोजपुर जिले में एक हुसैनीवाला गांव पड़ता है, उसके पास से सतलज नदी बहती है। तो वहाँ से जो है ये गंग नहर परियोजना निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? पंजाब के हुसैनीवाला के निकट से निकाली गई है। फिरोजपुर जिले में पड़ता है पंजाब में, तो वहाँ से निकाली गई है। तो गंग नहर पंजाब से निकल करके आ रही है। अब इसको देखें हम कि हमारा राजस्थान का कौन सा जिला इससे पानी प्राप्त कर रहा है। अब ये नहर जो है निकल करके आ गई और वर्तमान में राजस्थान का गंगानगर जिला इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। राजस्थान का गंगानगर को इस नहर से सबसे ज़्यादा पानी प्राप्त हो रहा है। इस वजह से जो है सर्वाधिक लाभ किसको मिलेगा? गंगानगर को ही मिलेगा, क्योंकि गंगानगर इससे पानी प्राप्त कर रहा है, खेतों में सिंचाई कर रहा है, पीने के लिए काम में ले रहा होगा। तो ये जो है बहुत सारे जो तरीके हैं वो गंगानगर जो है इनका इस्तेमाल कर रहा है पानी का। कौन सी परियोजना का? गंग नहर सिंचाई परियोजना का। आगे आप देखोगे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत सारी नहरें बनवाई थी। तो आधुनिक भारत का भागीरथ इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ हम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कई बार, आधुनिक भारत का भागीरथ कैसे कैसे कहते हैं? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तो ये हो गई गंग नहर सिंचाई परियोजना। ये जो है गंगानगर जिला इससे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है गंग नहर से, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जो सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई, इस वजह से इसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर सिंचाई परियोजना, नींव इसकी रखी गई लॉर्ड और इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और सतलज नदी से निकाली गई है पंजाब के हुसैनीवाला गांव से। अब हम बात करते हैं एक भरतपुर नहर की। ये पूछी जाती है, इसकी केवल जो है ये पूछा जाता है कि कब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसका निर्माण कार्य हुआ था 1964 में पूरा, और यह यमुना नदी से निकाली गई है। ठीक है, आगरा जिला जो है भरतपुर के निकट पड़ता है। यूपी का आगरा जो है निकट पड़ता है भरतपुर के।
तो वहाँ यमुना नदी बहती है वहाँ से, तो यमुना नदी से निकाली गई है आगरा ज़िले में। और इस नहर के माध्यम से भरतपुर शहर के आसपास के भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है। तो सिंचाई की जो आपूर्ति की जाती है भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जो है इस भरतपुर नहर के माध्यम से की जाती है। मैं इस नहर को देख चुका हूँ, ये ज़्यादा बड़ी नहर नहीं है, सिंपल ही है, इस प्रकार से बनी हुई है। और जो है इस नहर में पानी जो आ रहा है यमुना नदी से आ रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। भरतपुर नहर कब बनाई गई थी? 1964 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। कब बन के तैयार हो गई थी ये 1964 में बन के तैयार हुई थी भरतपुर नहर। एक नहर आती है जिसका नाम है गुड़गांव नहर, जिसे यमुना लिंक नहर के नाम से भी जानते हैं। यमुना लिंक नहर इसको कहते हैं। लिंक का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, मतलब यमुना नदी से इसको निकाला गया है, लिंक किया गया है, जोड़ा गया है, इस वजह से इसको यमुना लिंक नहर भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस नहर का निर्माण जो है 1985 में हुआ था। ये भरतपुर नहर के बाद बनवाई गई थी। भरतपुर नहर 1964 में बनी थी। उसके कुछ साल बाद ही जो है 10-15 साल बाद, 15-20 साल बाद लगभग जो है ये गुड़गांव नहर 20-21 साल बाद ये बनवाई गई थी। गुड़गांव नहर, इसे यमुना लिंक नहर कह देते हैं, 1985 में बन करके तैयार हो गई थी। और दिल्ली में ओखला के निकट यमुना नदी से इसको निकाला गया था। ये दिल्ली जो है गुड़गांव के बिल्कुल पास में ही है, टच ही है, यूँ समझो। तो ये दिल्ली में जो है ओखला के निकट यमुना नदी से ये निकाली गई थी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यमुना नदी से ये निकाली गई है। और आप देखोगे यहाँ पर इस नहर के माध्यम से भरतपुर ज़िले की कामा तहसील जो है उसमें सिंचाई की आपूर्ति करवाई जाती है। तो भरतपुर ज़िले की जो कामा तहसील है ये हमारे जो है गांव से 8-10 किलोमीटर है लगभग। तो गुड़गांव नहर जो है ये कामा तहसील में सिंचाई की आपूर्ति कराई जा रही है। कामा तहसील हमारे से लगभग 8-10 किलोमीटर पड़ता है। तो मैंने ये भी देख रखी है गुड़गांव नहर। तो गुड़गांव नहर जो है यहाँ पर सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए जो है यमुना नदी का पानी आ रहा है। इसको जो है दिल्ली के पास से निकाला गया है, दिल्ली में ओखला के निकट से ये निकाली गई है। तो यमुना नदी से इसमें पानी आता है, 1985 में बनकर तैयार हुई थी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। इससे भी भरतपुर में पानी की सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है और भरतपुर की कामा तहसील में कराई जा रही है। स्पेशली कामा के लिए जो है इसको निकाला गया था। आगे हम देखेंगे एक बहुत बड़ी परियोजना। परियोजना नाम क्यों दिया गया है इनको? क्योंकि इसको जो है गवर्नमेंट की भागीदारी से बनाया जा रहा है और गवर्नमेंट ने जो है इसमें पैसा लगाया है जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हो, खेती के लिए पानी उपलब्ध हो, पीने के लिए पानी उपलब्ध हो। तो इस वजह से इनको परियोजनाएं नाम दिया गया। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसको जो है आप देखेंगे ये बहुत बड़ी परियोजना है। इससे जो है पश्चिमी राजस्थान में पानी की आपूर्ति हुई है और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा हो गई एक तरह से ये, क्योंकि पूरे पश्चिमी राजस्थान जो पहले रेगिस्तान में बदला हुआ था, अब उससे कुछ जो है राहत मिली है और जो है खेतों में कुछ भी वहाँ पर नहीं होता था, तो अब इससे बहुत सारी फसलें हो रही है। पानी की आपूर्ति होने की वजह से वहाँ का क्षेत्र हरा भरा हो गया है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर देखोगे आप काफ़ी एरिया जो है पश्चिमी राजस्थान का इस इंदिरा गांधी नहर की वजह से फला फूला है। तो यहाँ पर आपको मैं अब इसी नहर के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो है शाखाएं इससे निकाली गई हैं, उन सभी की बात करूंगा। इस नहर का क्वेश्चन हर बार आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी नहर है। चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले हम। और विश्व की सबसे बड़ी ये नदी परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी है, इससे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, बहुत बड़े एरिया में पानी उपलब्ध करा रही है। अभी आप पूरा पढ़ने के बाद समझ जाओगे ये बड़ी क्यों है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरु गंगा कहते हैं। मरु गंगा, मरु मतलब जैसे जो रेगिस्तानी एरिया है उसको मरु क्षेत्र कह देते हैं हम। तो राजस्थान की मरु के लिए एक गंगा की तरह है वहाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता कराई जा रही है, इस वजह से राजस्थान की इसको मरु गंगा कहते हैं, मरु क्षेत्र की गंगा। अथवा पश्चिमी राजस्थान की इसको क्या कह देते हैं हम? जीवन रेखा कह देते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे हम कह देते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र था, काफ़ी क्षेत्र में इसने पानी उपलब्ध कराया इस नहर के माध्यम से। इस वजह से वहाँ का क्षेत्र जो है वहाँ के लोगों को एक तरह से नया जीवन मिल गया। इस वजह से इसको पश्चिम राजस्थान की क्या कह देते हैं? जीवन रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे यहाँ पर आप देखोगे
तो यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप जो है बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के समय में, जब बीकानेर का महाराजा शार्दुल सिंह था तो उसने इसका प्रारूप तैयार करवाया था। मुख्य सिंचाई इंजीनियर जो था कंवर सेन, उसने 1948 में इसका प्रारूप तैयार करके बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह को दिया था। तो एक इंजीनियर था कंवर सेन, उस कंवर सेन ने 1948 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, मतलब प्रारूप तैयार किया था। तो इसका प्रारूप जो होता है वो प्रारूप का मतलब होता है जैसे एक तरह से मैप बना के दे दिया कि भाई ये यहाँ से निकलेगी, ये वहाँ से जाएगी, उस जगह पर इसको पानी पहुँचाना है। तो ये प्रारूप जो तैयार करके दिया था इस नदी का, इस नहर का, वो दिया था कंवर सेन ने। कब दिया था? 1948 में। डेट पूछी गई है, ये ध्यान रखना है। तो कंवर सेन ने 1948 में इसका प्रारूप तैयार करके दिया था। किसको दिया था? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह को दिया था 1948 में। आगे आप देखोगे यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्घाटन किया गया था वो 1958 में किया गया था, 31 मार्च 1958 को। केंद्रीय गृह मंत्री जो था उस समय, वो था गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत। तो गृह मंत्री को उस समय बुलाया गया था, सेंटर में जो गृह मंत्री था, केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री था गोविंद वल्लभ पंत, उस गोविंद वल्लभ पंत को बुलाया गया था उद्घाटन के लिए। 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया गया था और गोविंद वल्लभ पंत जो है इसके उद्घाटन के लिए आया था। इंदिरा गांधी नहर पंजाब राज्य में सतलज और व्यास, दो नदियां हैं पंजाब में, सतलज नदी और व्यास नदी। इन दोनों के संगम पर एक जो है बैराज बनाया गया, मतलब एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम है हरि के बैराज। ठीक है, इन दोनों के संगम पर स्थित हरि के बैराज से जो है ये निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है दोनों नदियों पर एक बांध बनाया गया और उस बांध बना करके, उस बांध का नाम है हरि के बैराज। जैसे मान लो एक जो है सतलज नदी आ रही है, इधर से आ रही है जो है ब्यास नदी, इन दोनों नदियों पर यहाँ पर क्या बनाया गया? एक बांध बनाया गया और उस बांध से जो है पानी इस नहर के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है। ये पंजाब में जो है सतलज और ब्यास नदी है, वहाँ से पानी आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे, सतलज और ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया दोनों के संगम पर, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर बांध बना करके इससे पानी निकाला गया है। आगे आप देखोगे इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब हरियाणा राज्यों में बहती हुई सर्वप्रथम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टीबी तहसील के खरा गांव के निकट से प्रवेश करती है। देखिए राजस्थान के मैप में आप देखोगे ऊपर से, यहाँ पर अब देखिए ऊपर जो है यहाँ पर पंजाब का एरिया पड़ता है और यहाँ पर जो है हरियाणा का एरिया टच है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब ये पानी जो है ये नहर जो है पंजाब से निकल करके आती है तो सबसे पहले राजस्थान के एरिया से गुजरेगी, हरियाणा के एरिया से गुजरेगी। पंजाब से आने के बाद हरियाणा के आसपास से गुजर करके ये गंगानगर हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से जो है ये प्रवेश करेगी और उसके बाद ये जैसलमेर तक जाएगी, बाड़मेर जैसलमेर तक ये नहर जो है पहुँचेगी। तो सबसे पहले हम इसको हनुमानगढ़ ज़िले से निकालते हैं, यहाँ से हनुमानगढ़ ज़िले से निकलती है और हनुमानगढ़ में आने के लिए उसको पहले हरियाणा से निकलना पड़ता है, हरियाणा के कुछ क्षेत्र से निकलना पड़ता है। ये राजस्थान का मैप था, मैंने आपको समझा दिया मैप के जरिए। तो उत्तरी राजस्थान में जो है हनुमानगढ़ ज़िले से प्रवेश करती है, पंजाब से निकल करके हरियाणा में जो है कुछ क्षेत्र वहाँ से गुजरने के पश्चात राजस्थान में फिर ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर पंजाब राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में बह गई, उसके बाद तीसरा राज्य हो गया राजस्थान। पंजाब हरियाणा राज्यों में बहती हुई सर्वप्रथम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है टिब्बी तहसील पड़ती है हनुमानगढ़ में, उस टिब्बी तहसील के खरा गांव के निकट से प्रवेश करती है। तो टिब्बी तहसील का एक गांव है खरा गांव, उस खरा गांव से प्रवेश करेगी और गंगानगर बीकानेर जिले में ये बहती हुई जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील में जो है मोहनगढ़ कस्बा पड़ता है। जैसलमेर में एक रामगढ़ तहसील है, रामगढ़ तहसील राजस्थान में काफ़ी हैं लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जैसलमेर की। तो जैसलमेर की रामगढ़ तहसील में मोहनगढ़ कस्बा जो है वहाँ जा कर के समाप्त होती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश करेगी, पंजाब से निकली सतलज और ब्यास नदी से, उसके बाद हरियाणा में आई, हरियाणा के कुछ क्षेत्र से गुजरने के पश्चात हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में प्रवेश करी, टिब्बी तहसील के खरागाम में गई, खरागाम से जा करके कहाँ पहुँची? गंगानगर पहुँची। गंगानगर बीकानेर जिले में बहेगी, गंगानगर से बीकानेर जाएगी और बीकानेर से बहती हुई जो है जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील में मोहनगढ़ कस्बे के पास जा करके समाप्त हो जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई जो है ये 649 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 649। पंजाब से लेकर राजस्थान के जो है पूरे एरिया में जितनी फैली हुई है, पंजाब से लेकर राजस्थान तक कितनी फैली हुई है?
449 किलोमीटर ये नहर फैली हुई है। ठीक है, तो इतने एरिया पर ये फैली हुई है, इतने किलोमीटर एरिया पर 649 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई हो गई इस नहर की, 649, 649। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, 649 किलोमीटर एरिया पर ये फैली हुई है। राजस्थान फीडर की जो टोटल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, 204 टोटल। राजस्थान फीडर, जो राजस्थान फीडर बनाया गया है उसकी टोटल लंबाई है 204 किलोमीटर। ये फीडर क्या है आपको ये भी मैं बता दूंगा मैप के जरिए। पहले आप जो है यहाँ पर इतना याद रख लें, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है। और मुख्य नहर जो है उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की 204 और मुख्य नहर की लंबाई जो है वो है 445 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया राजस्थान फीडर 204 और ये हो गया मुख्य नहर 445। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल लंबाई इसकी निकल जाएगी 649 किलोमीटर। तो राजस्थान फीडर की लंबाई हो गई 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई 445। राजस्थान फीडर और मुख्य नहर दोनों को मिलाकर ही पूरी इंदिरा गांधी नहर बनी है। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई इसकी, 204 प्लस 445 करोगे तो 649 यहाँ पर आ जाएगा। 204 को जब आप जोड़ोगे 445 से तो आंसर आ जाएगा आपका 649। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये राजस्थान फीडर और मुख्य नहर दोनों को जोड़ने के पश्चात पूरी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है। अब आप यहाँ पर देखोगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर जो है वो 1996 में बनकर तैयार हुई थी। तो मुख्य नहर कब बन करके तैयार, सॉरी यहाँ पर 1986 में ये बन करके तैयार हुई थी, 96 नहीं 86 है यहाँ पर। ठीक है, 1986, 1986। तो 1986 में ये बनकर तैयार हुई थी। मुख्य नहर जो है 1986 में बन करके तैयार हुई थी। प्रारंभ में इस परियोजना को राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता था। पहले इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम ना होकर के इसका नाम था राजस्थान नहर परियोजना। पहले इस नहर परियोजना को हम राजस्थान नहर परियोजना कहते थे, परंतु 2 नवंबर 1984 के दिन से इस परियोजना को बदलकर इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। अब देखिए, कांग्रेस सरकार ने अपने जो है जो पूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। पहले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, जैसे अपना जो सरकार होती है उसी हिसाब से वो नामकरण करती हैं। यदि बीजेपी गवर्नमेंट होती तो उस टाइम जो है बीजेपी के किसी नेता का नाम होता, लेकिन कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस के नेताओं के नाम थे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यहाँ पर इसका नाम बदल करके रखा गया था 2 नवंबर 1984 को। आगे आप देखोगे यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर में जो है सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1900 यहाँ पर आप देखोगे 61 को इंदिरा गांधी नहर में सबसे पहले 11 अक्टूबर 1961 को भारतीय उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा पानी छोड़ा गया था। तो सबसे पहले 1961 में इसमें पानी छोड़ा गया था इंदिरा गांधी नहर में, और ये छोड़ा था भारत के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इन्हीं के द्वारा पानी छोड़ा गया था 1961 में। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित 9 जिलों में जो है यहाँ पर सिंचाई की आपूर्ति करवाई जा रही है। और 9 जिले हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए कौन कौन से 9 जिले हैं जिनके लिए पानी की उपलब्धता कराई जा रही है। उत्तर पश्चिम राजस्थान में पड़ते हैं, उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, तो ये आपको मैप में एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये जिले पड़ते हैं लगभग यहाँ से, ये तो ये उत्तर हो गए ऊपर और नीचे इधर हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम के जिले हैं 9 जिले, इनके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पानी की उपलब्धता कराई जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है 9 जिलों का नाम, 9 जिले कौन कौन से हैं। ये आपको उत्तर पश्चिम के जो जिले हैं ये क्रम से याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप गंगानगर हनुमानगढ़ को याद रख लीजिए। तीसरे नंबर पर आप बीकानेर, बीकानेर से आगे चलोगे तो जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर, चूरू और झुंझुनू। ये 3 जिले मैप को आप याद कर लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नागौर, चूरू, झुंझुनू। तो ये तो पश्चिमी राजस्थान के जिले हो गए सभी। तो यहाँ पर देखोगे आप गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये तो क्रम से बने हुए हैं। फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हो गया, फिर नागौर, चूरू, झुंझुनू हो गया। ठीक है, 9 जिले आपको याद रखने होंगे। ये 9 जिले जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिम राजस्थान में, इन 9 जिलों को जो है पानी की उपलब्धता करवाई जा रही है। वर्तमान में यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत जो है 8 लिफ्ट नहरें हैं और
9 शाखाएं स्थित हैं। 8 नहर लिफ्ट नहर इससे निकाली गई हैं। अब लिफ्ट नहर क्या होती हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर 8 लिफ्ट नहरें हैं और 9 छोटी छोटी शाखाएं इससे निकाली गई है। अब ये लिफ्ट नहरें क्या हैं ये मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ी देर रुकिएगा। यहाँ पर 8 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं, ये आपको याद रखनी है। ये पूछी जाती हैं कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, कितनी शाखाएं ब्रांच निकाली गई हैं इससे, कितनी शाखाएं निकली हैं इससे। तो यहाँ पर जो है 8 तो लिफ्ट नहरें हो गई और 9 शाखाएं यहाँ पर हो गई। बंद करिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रख लेना है आपको, 8 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं यहाँ पर स्थित हैं। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर में कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 8 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं। अब देखिए लिफ्ट नहरें क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत समस्त लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाईं साइड में हैं अथवा पूरब की ओर निकाली गई हैं। बाईं साइड का मतलब, जैसे मैं मैप में आपको बता देता हूँ एक बार, तब समझ में आएगा। देखिए जैसे राजस्थान का मैप है, रफ डायग्राम में बना रहा हूँ क्योंकि पतंगाकार है राजस्थान की आकृति, तो इस वजह से मैंने पतंग जैसा बनाया है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे पंजाब से निकल करके आई नहर, इस प्रकार हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ से ऐसे प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये मान लो नहर निकल करके आ रही है। अब इस नहर का जो है पूर्वी साइड कौन सी होगी और पश्चिमी कौन सी होगी? अब यहाँ पर आप देखोगे इधर साइड जो है पूरब है और इधर जो है पश्चिम है। ठीक है, तो पूरब साइड ये हो गई, अर्थात इसकी बाईं साइड हो गई। क्योंकि आप इस नहर के ऊपर यहाँ पर खड़ा होकर देखोगे तो इधर वाली साइड जो है ये लेफ्ट हो गई और इधर वाली जो है ये सॉरी इधर वाली जो है ये लेफ्ट हो गई। यहाँ पर देखोगे आप लेफ्ट साइड हो गई ये लेफ्ट, और दूसरी साइड थी जो उधर वाली वो थी राइट साइड, राइट मतलब दाईं ओर। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। तो लेफ्ट साइड तो हो गई आपकी पूरब दिशा सब वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप खड़े होकर देखो, आप इधर मुंह करके देखोगे, आप तीर का निशान जिधर नहर मैंने आपको चला करके दिखा रखी है, तो इधर खड़ा होकर देखोगे तो आपकी दाईं साइड ऊपर साइड में जाएगी और बाईं साइड जो है ये पूरब साइड में जाएगी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए लिफ्ट नहर कहाँ निकाली गई है, पूरब साइड में। क्योंकि ये पूरब का एरिया थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पर ऊंचा अब है, ऊंचा उठा हुआ है ये एरिया जो है पूरब साइड वाला, ये ऊंचा उठा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर लिफ्ट नहरों के माध्यम से जो है पानी पहुँचाया जाएगा। मतलब लिफ्ट नहर जो है ये थोड़ा ऊंचाई वाली साइड वाले एरिया में बनाई गई है जो ऊंचा उठा हुआ है। क्यों बनाई गई है ऊंचा? क्योंकि वहाँ पर पानी चढ़ाने के लिए जो है, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए लिफ्ट नहरें ज़रूरी हैं। क्योंकि इनके माध्यम से जो है जैसे लिफ्ट नहरें जो है ये पानी पहुँचाएंगी। लिफ्ट नहरों में क्या होता है, इसमें पानी जो है कुछ वहाँ पर इंजन टाइप के कुछ लगाए जाते हैं और वो एकदम पानी को ऊपर भेजते हैं, इसमें एकदम प्रेशर से ऊपर पहुँचाया जाता है। जैसे ये ऊपर पहुँचेगा पानी, फिर वहाँ से जो है इधर वाला एरिया जो है नीचे उठा हुआ है, नीचे है थोड़ा, फिर वहाँ पर पानी आसानी से पहुँच जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में? तो यहाँ पर कुछ जो मशीनें लगाई गई हैं उन मशीनों के माध्यम से पानी ऊपर को फेंका जाएगा और उसके बाद जो है ये फिर नीचे आता है। एक बार लिफ्ट करते हैं तो 60 मीटर ऊंचा तक पहुंचाया जा सकता है। 60 मीटर ऊंचाई पर हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इधर से जैसे ऊपर पहुंचा है, यहाँ पर 60 मीटर तक पहुंच गया पानी, फिर उसके पश्चात नीचे वाला एरिया वहाँ पर पानी आराम से पहुँच जाता है नहर के माध्यम से। क्योंकि एक बार जब ऊंचाई पर ही पहुँच जाता है पानी तो नीचाई पर आने में टाइम कम लगता है, ऊंचाई पर पहुँचाना मुश्किल है। तो ये इंदिरा गांधी जो नहर थी उससे जो पानी था वो निकाला गया था, वो एक बार यहाँ पर कुछ मशीनें लगाई गई हैं इस नहर के आसपास यहाँ पर, तो उनसे जो है ये 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं अलग अलग एरिया में, और अलग अलग वहाँ पर 8 लिफ्ट नहरों में मशीनें लगाई गई हैं जिनसे उनमें पानी पहुँचाया जा रहा है ऊपर लिफ्ट नहरों में, फिर उससे नीचे पानी आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के अंतर्गत पानी को एक बार लिफ्ट करने पर जो है 60 मीटर ऊंचाई तक पहुँचाया जाता है। अब वो 8 लिफ्ट नहर कौन कौन सी है पूछी जाती है, उन 8 लिफ्ट नहरों के नाम भी बदल दिए गए हैं, उनके परिवर्तित नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिए लिफ्टों के पहले नाम थे लिफ्ट नहरों के, उसके बाद इनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, और लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अब कौन कौन से जिले कौन कौन सी लिफ्ट नहर से जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनने का महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर। अब इसका नाम जो है चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम पर रख दिया गया है। साहबा जो है चूरू में पड़ता है ये एरिया, तो गंदेली साहबा लिफ्ट नहर जो है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर इसका नाम रख दिया गया है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर
ये 4 जिले इससे पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। अगली लिफ्ट नहर है, यहाँ पर आप देखोगे लूणकरण सर लिफ्ट नहर। अब इसका नाम जो है कंवरसेन के नाम पर रख दिया गया है। लूणकरण, यहाँ पर आप देखोगे लूणकरण सर जो है, इसमें बीच में करण आ रहा है और यहाँ पर कंवर आ रहा है। इससे आप याद रख सकते हो, ऐसे ट्रिक बना सकते हो। लूणकरण, इस लूणकरण से ही नाम बदल के इसका नाम कंवर कर दिया गया, कंवर, करण से कंवर, करण सर, इधर कंवरसेन लिफ्ट। ये कहाँ पर है? गंगानेर और बीकानेर जिले को इससे पानी प्राप्त हो रहा है। तो गंगानेर और गंगा जी और बीका जी, इन दोनों के लिए इससे पानी जो प्राप्त हो रहा है, ये दोनों कंवर हैं, ये याद रखना है। गंगा जी और बीका जी दोनों कंवर थे। इन दोनों कंवरों के लिए जो है इस लिफ्ट नहर से, कंवरसेन लिफ्ट नहर से पानी की उपलब्धता करवाई जा रही है। ऐसे ट्रिकों के माध्यम से आप याद करोगे तो भूलोगे नहीं इसको। अब यहाँ पर आप देखोगे गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम बदल करके यहाँ पर कर दिया गया पन्नालाल बारूपाल। अब देखिए, गजनेर, गज का मतलब होता है हाथी। हिंदी में गज एक पर्यायवाची है हाथी का, तो गज का मतलब होता है हाथी। इस गज पर कौन बैठेगा? पन्नालाल बारूपाल बैठेगा। कौन बैठेगा? पन्नालाल बारूपाल। तो गजनेर का नाम जो है यहाँ पर बदल करके रखा गया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम है पन्नालाल बारूपाल। गज पर कौन बैठेगा? पन्नालाल बारूपाल। ठीक है, तो पन्नालाल बारूपाल इसका नाम रख दिया गया। और उसके बाद जो है नागौर और बीकानेर, ये जिले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपने जैसे गजनेर ध्यान रख लिया तो आपको पता होना चाहिए गजनेर जो है ये क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर में पड़ता है। तो बीकानेर और नागौर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गजनेर मतलब बीकानेर और नागौर, ये दो याद रखना है। गज को कौन खा गया? बाद में नाग खा गया। ठीक है, बीका जी का नाग। तो नाग जो था ये बीका जी का था, ये किसको खा गया? गज को खा गया बाद में। तो ये आप याद रख सकते हो, गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट और नागौर और बीकानेर। बांगड़सर लिफ्ट नहर, इसको बोलते हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। बांगड़सर मतलब वीर तेजाजी। यहाँ पर बांगड़सर, यहाँ पर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये है बीकानेर में। यहाँ पर बाईवा आ रहा है, यहाँ पर देखोगे बांगड़सर, यहाँ पर वीर, यहाँ पर बीकाजी। तो नाम आप समझ गए होंगे, बांगड़सर का नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इधर जो है बीकानेर। अगला आप देखोगे पांचवा कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत, कोलायत जो है ये करनी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। अब इसका नाम कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत ये क्षेत्र जो है बीकानेर में है। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी है कोलायत में और कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ मेला भरता है। तो कोलायत लिफ्ट नहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर करनी सिंह लिफ्ट नहर इसका नाम रख दिया गया है। और बीकानेर, जोधपुर, ये दो जिले इससे पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। तो पानी इनको प्राप्त हो रहा है बीकानेर और जोधपुर। अगला आप देखोगे फलौदी लिफ्ट नहर, इसको गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो संत होते हैं गुरु जाम्बेश्वर, वो क्या खाते हैं? फल खाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है फलौदी, फलौदी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर रखा गया। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये तीन जिले इससे पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप फलौदी को आप जानते हो, ये जोधपुर में है, तो फलौदी से ध्यान आ जाएगा जोधपुर। और जाम्बेश्वर का आपको नाम याद आना चाहिए, जाम्बेश्वर का नाम याद आते ही आपको बीकानेर याद आना चाहिए, जाम्बोजी, कतरियासर बीकानेर में इनका प्रमुख समाधि स्थल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। अब अगली है सातवीं लिफ्ट नहर जो है वो पोखरन लिफ्ट नहर है। पोखरन जैसलमेर में है। इसका नाम बदल करके जयनारायण व्यास के नाम पर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर रख दिया गया। जैसलमेर और जोधपुर, ये दो जिले इससे जो है पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। अगली लिफ्ट नहर है जोधपुर लिफ्ट नहर, इसका नाम बदल करके रख दिया गया राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ठीक है, पोखरन वाली का नाम जयनारायण व्यास रखा गया था और जोधपुर वाली का नाम राजीव गांधी लिफ्ट नहर रख दिया गया। और जोधपुर जिला जोधपुर लिफ्ट नहर से पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहा है। तो ये 8 लिफ्ट नहरें थी जो मैंने आपको बताई हैं। 8 लिफ्ट नहरों के नाम आपको याद रखने हैं। पहली है गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर, दूसरी लूणकरणसर, तीसरी गजनेर, बांगड़सर, कोलायत, फलौदी, पोखरन और जोधपुर। ये 8 लिफ्ट नहरें आपको याद होनी चाहिए। इन 8 लिफ्ट नहरों से कौन कौन से जिले पानी उपलब्ध प्राप्त कर रहे हैं वो याद होना चाहिए, और इनके परिवर्तित नाम क्या रख दिए गए हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर जो है इसका नाम बदल करके चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर किया गया।
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, ये 4 जिले इससे जो है पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। लून करणसर लिफ्ट नहर जो है इसे कंवरसेन कहा गया, करण और कंवरसेन लिफ्ट नहर कहा गया। गंगानगर और बीकानेर 2 जिले इससे जो है यहाँ पर पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया। नागौर और बीकानेर ये 2 जिले इससे पानी प्राप्त कर रहे हैं। बांगड़सर लिफ्ट नहर इसका नाम बदल करके बांगड़ से वीर तेजाजी कर दिया गया यहाँ पर, और बीकानेर जिला इससे बांगड़सर लिफ्ट नहर से पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहा है। कोलायत लिफ्ट नहर जो है ये करणी सिंह लिफ्ट नहर इसका नाम रख दिया गया, और बीकानेर, जोधपुर 2 जिले इससे पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। कैसे क्या याद रखना, कोलायत में क्या है, यहाँ पर करणी सिंह में भी क्या है। फलौदी लिफ्ट नहर का नाम बदल करके गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर कर दिया गया। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिले से पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। इधर पोखरण लिफ्ट नहर जो थी उसका नाम बदल करके जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर कर दिया गया। जैसलमेर और जोधपुर जिले से पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। इधर आप देखोगे जोधपुर लिफ्ट नहर, इसका नाम जो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया, और जोधपुर जिला जो है इससे पानी की उपलब्धता प्राप्त कर रहा है। तो ये 8 लिफ्ट नहरें हो गई, ये आपको याद रखनी है 8 लिफ्ट नहरों के नाम। राजीव गांधी लिफ्ट नहर किससे के बोलते हैं हम, जोधपुर लिफ्ट नहर को। अब इसकी 9 शाखाएं थी, मैंने आपको बताया था। 8 तो लिफ्ट नहरें थी और 9 शाखाएं निकाली गई। शाखाएं जो हैं सीधी सीधी निकाली गई हैं। जैसे मान लो मोहनगढ़ से कहीं और पानी पहुंचाना है तो ये लो एक लिफ्ट नहर क्या निकाली गई, एक शाखा निकाली गई, ब्रांच जो सीधा पहुंचा देगी पानी उससे। ठीक है, एक छोटी सी नहर निकाल दी और वो पानी पहुंचा देगी, ये हो गई शाखाएं। अब 9 शाखाएं, जैसे रावतसर शाखा थी, ये हनुमानगढ़ में पानी ले जा रही है, जो कि मुख्य नहर के बाईं ओर निकाली गई है, बाईं साइड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो रावतसर शाखा याद रखनी है आपको, यह है मुख्य नहर के बाईं साइड में निकाली गई है, और ये हनुमानगढ़ जिले में है। अगली आप देखोगे रावतसर के बाद सूरतगढ़ शाखा, ये सूरतगढ़ गंगानगर में है, तो इससे गंगानगर में पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। अनूपगढ़ शाखा ये भी गंगानगर में है, तो गंगानगर में इससे पानी की उपलब्धता होगी। पूगल शाखा ये बीकानेर के लिए है, पूगल बीकानेर में है, तो पूगल शाखा बीकानेर के लिए। दातौर कहाँ है, बीकानेर में है, तो दातौर शाखा बीकानेर के लिए। बिरसलपुर शाखा कहाँ है, ये बीकानेर में। चारण वाली शाखा कहाँ निकाली गई है, बीकानेर में। शहीद बीरबल शाखा कहाँ निकाली गई है, जैसलमेर में। सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कहाँ कौन सी शाखा निकाली गई है। तो 9 शाखाएं, इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कौन सी शाखा इनमें से नहीं है। तो 9 शाखाओं के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एक है यहाँ पर बाबा रामदेव, एक उपशाखा भी है। 9 तो शाखाएं और एक उपशाखा भी निकाली गई है। उस उपशाखा का नाम बाबा रामदेव के नाम पर रखा हुआ है, बाबा रामदेव उपशाखा। इस उपशाखा के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर का पानी मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी नहर का पानी मोहनगढ़ से लेकर के गडरा जो बाड़मेर है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। इसका नाम है बाबा रामदेव उपशाखा। ये बाबा रामदेव पतंजलि वाला बाबा रामदेव नहीं है, ये लोक देवताओं वाला जो बाबा रामदेव था वो बाबा रामदेव है, उसके नाम पर ये उपशाखा रखी गई है। इंदिरा गांधी नहर का पानी मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक इस उपशाखा के माध्यम से पहुंचाया गया है। वैसे तो इंदिरा गांधी नहर का पानी आकर के कहाँ तक पहुंच रहा था, केवल मोहनगढ़ तक, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक पहुंच रहा था, लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया है ऐसे। तो वो एक उपशाखा बना करके पहुंचाया गया है। उस उपशाखा का नाम था बाबा रामदेव उपशाखा, जिससे जो है बाड़मेर के गडरा रोड तक पहुंचाया गया पानी मोहनगढ़ से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बाबा रामदेव उपशाखा का। तो 9 शाखाएं हैं, एक रावतसर शाखा हनुमानगढ़, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर। तो ये 3 शाखाएं जो हैं ये जिनमें एक हनुमानगढ़ में है, 2 गंगानगर की हो गई। उसके बाद 3 जो है 4 बीकानेर की शाखाएं, यहाँ पर आप देखोगे 4 शाखा बीकानेर की हो गई। पूगल शाखा, दातौर शाखा, बिरसलपुर शाखा और चारण वाली। पूगल, दातौर, बिरसलपुर और चारण वाली। उसके बाद 2 शाखाएं हो गई जैसलमेर की, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा। शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। तो ये 9 शाखाएं और 8 लिफ्ट नहर आपको याद रखनी है। रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़, पूगल, दातौर, बिरसलपुर, चारण वाली शाखा, शहीद बीरबल, सागरमल गोप शाखा। अगला है यहाँ पर बाबा रामदेव उपशाखा। इस उपशाखा के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर का पानी मोहनगढ़ से लेकर के गडरा रोड बाड़मेर तक पहुँचाया जाता है।
तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आज इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो आपको कंप्लीट करा दी गई है, जिसमें 8 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं, एक उपशाखा निकाली गई है और विभिन्न जिलों के लिए पानी की उपलब्धता करवाई गई है। 9 जिले हैं लगभग जिनको पानी की उपलब्धता हो रही है इससे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। 9 जिलों के नाम मैंने आपको ये बता दिए हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 9 जिले हैं जो पानी की जो है यहाँ से उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई थी और राजस्थान फीडर की लंबाई 204 और मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर थी। इंदिरा गांधी नहर में सर्वप्रथम 1961 में पानी जो है छोड़ा गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। उसके बाद 1984 में इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर परियोजना कहते थे, बाद में इसका नाम 1984 में बदल करके 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और इसका जो है उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने 1958 में किया था। केंद्रीय जो मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने किया था। और सतलज व्यास नदी जो है उन पर बांध बना करके, हरिके बैराज नाम उस बांध का नाम है, फिर वहाँ से पानी जो है पहुँचाया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सर्वप्रथम टिब्बी तहसील में नहर परियोजना प्रवेश करती है और टिब्बी तहसील से आगे खड़ागांव के निकट से होकर के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों के रामगढ़ तहसील में मोहनगढ़ कस्बे पर जा करके इसका पानी समाप्त होता है और वहाँ से उपशाखा के माध्यम से गडरा रोड, बाड़मेर तक भी इसका पानी पहुँचाया गया। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी परियोजना है और इसे राजस्थान की मरुगंगा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको हम कह देते हैं। अब देखिए एक बार आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। लेकिन इसका मैप जो है मैं आपको कल दिखा दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मैप भी दिखा सकता हूँ, या फिर आप मैप को खुद देख लें। मैंने मैप को इसमें डाल रखा है, जो फर्स्ट वाली पीडीएफ थी ज्योग्राफी की जिसमें मैप बने हुए हैं, उन मैप में मैंने डाल रखा है। इस पीडीएफ में मैप नहीं है, इस वजह से मैं फ़िलहाल दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैप देख सकते हो आप, उसमें आपको इस पर दिख जाएगा राजस्थान फीडर कौन सा है, मुख्य नहर कौन सी है, तो वो सभी डायग्राम जो हैं आपको उसमें दिख जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।